एक्शन लेते हुए शुरुआत के 1-2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण। नमस्कार। बीजेपी चाहे सत्ता में रही हो, विपक्ष में रही हो, कुछ चेहरे और कुछ आवाजें हमेशा मुखर होकर बाहर निकली हैं और कुछ नेता बीजेपी के ऐसे हैं जिनको किस पद पर हैं, कहां पर हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता। उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनका जो विजन है वही साफ बाहर झलकता है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। क्योंकि बात बिहार की है, बिहार से आने वाले नेता हैं और बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार का बच्चा बच्चा जो है वो राजनीति की समझ रखता है और वहां पर जब चुनाव होते हैं तब तो सिर्फ बिहार की बात नहीं होती, बल्कि बात राष्ट्रीय मुद्दों पर भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी होती है। और इसीलिए रविशंकर प्रसाद जी, उनसे हम तमाम विषयों पर बात करेंगे अपने डीडी डायलॉग में। लेकिन सबसे पहले जरा उनका जो राजनीतिक सफर रहा है एक झलक वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद सवालों का दौर शुरू करेंगे। भाजपा के कद्दावर नेताओं में शामिल रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज वकील भी हैं। पटना में जन्मे रविशंकर प्रसाद ने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान में एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले प्रसाद आपातकाल के दौरान जेल भी गए। रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में वर्ष 2000 में अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक रविशंकर प्रसाद 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और 2024 में दूसरी बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद ने राम जन्मभूमि विवाद में रामलला का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला एवं खान राज्य मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार में भी कानून व न्याय मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राजनीतिक सफर की ये छोटे से अंश थे आपके बारे में रविशंकर जी। हालांकि बातें तो करने के लिए आपके बारे में बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, अब बिहार की बात हो, लेकिन मैं कल रात को ही बिहार से लौटी पटना से, वहाँ पर जिक्र तो संसद का ही चल रहा था और ये भी सवाल था कि आप जब सरकार में भी रहे और परमाणु परीक्षण जब हुआ तब भी कुछ ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन आत्मनिर्भर होकर भारत निकला। भारत के पुरुषार्थ को किसी ने ललकारा तो भारत फिर बाहर निकला। ऐसी स्थिति आज भी आ गई है, आज सुबह से यही खबर है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नौजवान साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ। यू नीड टू नो, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जेपी का शिष्य रहा हूँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हम लोग जेल गए, बदलाव हुआ। मैं आपको जेपी के बारे में बताना चाहता हूँ। जेपी एक बहुत बड़े नेता थे। वो हजारीबाग जेल से 30 फीट कूद कर भागे थे एंड बिकेम ए बिग रिवोल्यूशनरी। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की सिफारिश की थी। कहा नहीं, मैं सर्वोदय के लिए काम करूंगा। 69 में इंदिरा गांधी उनको राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। कहा नहीं, मैं देश के लिए काम करूंगा। और 77 में जब जनता पार्टी जीती, उनके कारण जीती, एक बार चाहते तो वो पीएम बन जाते। कहा नहीं। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि दूरदर्शन पर ये मैं कहना मुनासिब समझता हूँ। जेपी अमेरिका में पढ़ते थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, बर्कली में। प्रभावती जी भी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। कहा कि तुम 26 साल की हो, वो 28 साल के हैं, क्या कर रही हो, उनसे पूछियो। कहा जेपी मेरी भावनाओं की कदर करेंगे एंड दे हैड नो इशू। तो आज जेपी के बारे में हमारे यंग फ्रेंड्स जाने कि देश ने कैसे महान नेता को पैदा किया और हमारा परम सौभाग्य कि मुझे उनकी अगुवाई में काम करने का अवसर मिला। इसलिए आज मुझे लगा कि आपने जेपी आंदोलन की बात की तो मैं बताऊं।
अब जो आप सुबह की खबर बता रही हैं होता है ना, देखो भारत बहुत मजबूत है, एटम बम फटा, दुनिया ने प्रतिबंध लगाया, अटल जी की सरकार में हम लोग थे उस समय, क्या अटल जी झुके क्या? अभी पाकिस्तान ने क्या कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हम झुके क्या? पिटाई कस के किया ना सिंदूर में। और मैं दुनिया घूम के आया हूं अभी, डेलीगेशन के लीडर के रूप में पूरा यूरोप देखा, दुनिया ने क्या संवार की नहीं, इंडिया बहुत, और जिस वो लोग भारत की आर्थिक ताकत से बहुत प्रभावित है। तो ठीक है, भारत सरकार ने जवाब दिया है। आप ट्रंप के टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो जवाब दिया गया है कि इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और भारत के हितों की रक्षा के साथ हम कार्रवाई करेंगे। और बाकी ट्रेड डील की बात भी चल रही है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक तरीके से जो बात सरकार कह रही थी वही बात अमेरिका ने कह दी ना विपक्ष को कि कोई डील नहीं हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। अब चर्चा में तो राहुल गांधी से लेकर सबने यही बोला कि कोई डील हुई जिसकी वजह से अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ, तो डील तो नहीं हुई है, तो साफ हो गया। देखिए, मैं एक वरिष्ठ नेता हूं, तो विदेश नीति में मेरे बोलने की सीमाएं हैं। जो भी बोलेंगे विदेश विभाग के लोग बोलेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह के फैक्ट सामने आए कि हमने दोनों को कहा कि हम ट्रेड करेंगे, लड़ाई बंद करो, हाँ, हमने मध्यस्थता कराई, जो पीएम ने साधा शिष्ट भाषा में जवाब दिया, और अब आप कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील मैं लगा रहा हूं क्योंकि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो आप बाकी कर रहे हैं। तो इस सारे कारण कई और प्रश्नों को उत्तर देता है और उछालता भी है। देखिए क्या होता है। हाँ। आप यूरोप गए थे और आपने ऑपरेशन सिंदूर का जो अभी जिक्र किया, विदेश में क्या छवि है भारत की? बहुत अच्छी छवि है। देखिए, दो चीजें, जिस समय मैं विदेश में था उसी समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का होना और भारत की चौथी इकोनॉमी बनना, ये साथ हुआ ना, और उस समय हम विदेश में थे, तो लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। और दूसरा, जो डिजिटल इंडिया की सफलता है भारत की, मैंने जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा मुझसे कि नहीं, आप हमसे बहुत आगे निकल गए। यूरोप की बाकी कंट्रियों ने कहा हम जानना चाहते हैं। और जिस तरह भारत के गरीब आजकल डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं बिहार या अपने क्षेत्र में घूमता हूं तो जरा जल्दी व्हाट्सएप कर दें ना। अब जो हिंदी नहीं बोल पा रहा है लेकिन मगही में कह रहा है व्हाट्सएप भेजो, और यंग बच्चे बोलते हैं रवि अंकल हम भी गूगलिंग करते हैं, हम भी सर्च इंजन चलाते हैं। और आप लोग भी करते हो कि नहीं? बोलो नौजवान लोग, गूगलिंग करते हो ना? दिस इज डिजिटल इंडिया, दिस इज एम्पावरमेंट। तो ये जो मैं देखता हूं, और चूंकि पूर्व आईटी मंत्री के रूप में मुझे मोदी जी की अगुवाई में काम करने का सौभाग्य मिला, तो मुझे परम संतोष मिलता है। और आज मैं यहाँ पर नौजवान साथियों के लिए एक विषय कहना चाहता हूँ। जब मोदी जी 14 में देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो ऐसा भारत बनाऊंगा जहां आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। व्हाट डज इट मीन माय यंग फ्रेंड्स? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लस आईटी, इंडिया टुडे, इज इक्वल टू आईटी, इंडिया टुमारो। हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नया भारत बनाना है। और आज आप देखो, और मैं आपसे कहता हूं कि दूरदर्शन को मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भारत का बदलाव हुआ है आम आदमी का, हमने कहा समावेशी भारत बनाएंगे डिजिटल इंडिया से, एलिटिस्ट नहीं। और मेरे लिए सबसे संतोष की बात आपको बताऊं, जब देखता हूं कि हाथ में एक महिला सब्जी बेच रही है, फल बेच रही है, और उसका बारकोड लगा हुआ है ना, आप डिजिटल पेमेंट करो, दिस इज एम्पावरमेंट। बिहार में क्या चल रहा है? मतलब बिहार में सब ठीक बा? सब ठीक बा। देखिए, चुनाव हम लोग जीतेंगे, और जब भी चुनाव आता है तो कुछ तो होता है ना, चर्चा होती है, विस्फोट भी होता है, तो होने दीजिए ना। लोकतंत्र की खुशबू है ना, ये तो खूबसूरती भी है।
लोग बोर हो चुके हैं क्या 20 साल से एक ही चेहरा देख देख कर? आपने अभी कहा लोग बोर हो जाते हैं, तो एक चेहरा देख देख कर इतने समय से बड़ी बातें हो रही है नीतीश जी के बारे में। हमेशा एक बात समझिए, जब भी आप बिहार को देखती हैं तो बिहार के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है एनडीए सरकार के पहले का, और आज भी उसको लोग याद करते हैं। अभी आपने मेरा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का परिचय दिया, मैं रामलला का वकील था, एक परिचय कैसे भूल गई? चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील भी मैं ही हूँ। अलकतरा घोटाले का भी मैंने ही एक्सपोज किया। मैं पीआईएल पिटिशनर था, सुशील मोदी वकील था, सुशील मोदी पिटिशनर थे। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता जेल में गए और अभी सजा याफ्ता है, एक की भी रिहाई नहीं हुई। सप्लायर हो, आईएएस कलेक्टर हो, नेता हो, कोई भी हो, तो लोगों ने उस देश देखा है, उस समय का खौफ देखा है, तो अब काफी बदलाव हुआ है। एक बार बिहार आप गई है ना, कभी पटना में अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर आप घूमी है? आज जो सड़कें बनी है घूमी है? दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, 6 से 12 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, पीएमसीएच की नई बिल्डिंग बन गई, मेडिकल कॉलेज की, सब हुआ है। तो विकास को भी देखना चाहिए और अतीत में क्या हुआ ये भी देखना चाहिए। नहीं, अतीत में क्या हुआ ये भी देखना चाहिए, लेकिन जो हाल में हुआ वो कैसे भूल सकते हैं रविशंकर जी? पटना में अगर गोलियां चलती हैं और आपको खुद कमिश्नर से बात करनी पड़ती है क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूंसी है। अपराध होते हैं, अपराध पर सख्त कार्रवाई क्या होती है इंपॉर्टेंट है। 2.5-3 दिन में शूटर पकड़े गए कि नहीं, एक इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ कि नहीं, ये जो अस्पताल में आकर के मारा गया वो सारे पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, तो ये भी आपने सामने आता है। कई गोली से शहीद हुए कि नहीं हुए, घायल हुए कि नहीं। तो सरकार काम कैसा करती है ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए मैं आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस पर एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव जब भी आता है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है। ये साजिश लग रही है आपको? अब मैं निष्कर्ष तो आप निकाल रही हैं, 2020 में भी यही हुआ था, समझ गए आप, इसलिए मैं अनुभव के बिना पर बोल रहा हूँ। अब जरा याद करिए लालू जी के समय क्या हाल था, किडनैपिंग होती थी, अपहरण होता था। तो जाइए पुराने पीड़ित लोगों से बात करिए कि अगर छुड़वाना है तो जरा जाके वहाँ निगोशिएट कर लीजिए ना एक बड़ी बिल्डिंग में। आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब वो नहीं होता। नीतीश जी ऑनेस्ट हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम दोनों की सरकार काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री बिहार के विकास के लिए इतना चिंता कर रहे हैं। अब तक देखिए 2-3 चीज़ आपको जानना चाहिए। जब लालू प्रसाद गए थे तो बिहार का बजट था 23,000 करोड़, अब है 3.5 लाख करोड़। बिहार के हर गांव में बिजली है, और पटना से आप चलिए मोटर से तो दिल्ली पहुंच जाइए या काशी पहुंच जाइए। बाकी मैंने पटना में अपने क्षेत्र में वंदे भारत जमशेदपुर के लिए, रांची के लिए, लखनऊ के लिए, अयोध्या के लिए, गोरखपुर के लिए, कलकत्ता के लिए सिलीगुड़ी चलवा दिया। जब पटना एयरपोर्ट जब एयरप्लेन से आई है ना, एयरपोर्ट कैसा लगा आपको? हाँ, मैंने एयरपोर्ट देखा और मैंने उसकी तारीफ की कि पहले के पटना में और अब में। तो मुझे जब इंटरव्यू करने का प्रशांत किशोर, तेज प्रताप का मौका मिला तो उन्होंने कहा वो एयरपोर्ट मैंने ही बनवाया है लग करके। उन्होंने कहा कि क्या बिहारी को सिर्फ इतना छोटा सा एयरपोर्ट ही डिजर्व करता था? बैंगलोर जाइए इतना बड़ा है, दूसरी जगह जाइए इतना बड़ा है। उन्होंने इसका भी मखौल उड़ाया। बड़ा अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात। मुझे जवाब देने दीजिए। करो तो परेशानी, न करो तो परेशानी, ये कौन सा तर्क है भाई? आज पटना एयरपोर्ट में लगा हुआ था, मेरे ही प्रयास से बना है और भारत सरकार के आशीर्वाद से बना है। वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। रनवे एक्सपैंड कर रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, रक्सौल में बन रहा है। आपको मालूम है दरभंगा से जब एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया गया अब तक कितने वहाँ यात्री आ चुके? 9 लाख। तो छोड़ दीजिए, जो नहीं देखते हैं तो मत देखने दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आपको मालूम है कि आज बिहार में आंगनवाड़ी और जीविका दीदी की संख्या करोड़ों में है। ड्रोन दीदी, नीचे की बात कर रहा हूँ, अच्छा लगता है इस बदलाव से। आज भारत में लगभग 3 करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों को पैसा मिलता है जो भारत सरकार जाता है। नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है। तो ये चीज़ें देखिए जमीन पर दिखाई पड़ती हैं। 80 करोड़ लोगों को जो भोजन मिल रहा है, तो बिहार में संख्या बहुत बड़ी है जो फ्री राशन मिलता है। तो एक बार नीचे जाइए आप लोग,
नीचे का मतलब रियल नीचे, और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव है, क्या ठहराव है, क्या शांति है, ये बात है। रविशंकर जी, आपसे हमेशा ना बेबाकी बातचीत होती है, आपको कभी वो नहीं लगता कि आपसे कितने भी हार्ड हिटिंग सवाल पूछ लो या इजी सवाल आपने कभी कहा ही नहीं? मैं रोक रहा हूं आपको। आप हमेशा यही बोलते हैं कुछ भी पूछो, तो इसलिए मैं वही पूछ रही हूँ जो आपके विरोधी पूरा कैंपेन चला रहे हैं। अब आपने जो ये कहा कि गरीबों को खाना मिल रहा है, सड़कें बन चुकी हैं, ट्रेन चल रही है वंदे भारत, उनका कहना है ये ट्रेन जो है ये मजदूरी करने के लिए, बिहारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए है। अभी भी बिहारियों की इमेज ये क्यों है कि वो मजदूर हैं, उनको महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है मजदूरी करने के लिए? तो ये जो विकास हो रहा है ये उन तक पहुंच भी रहा है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो बाहर जाने की बात है तो उसके दो पक्ष में रखना चाहूंगा। एक ऐतिहासिक पक्ष अथवा वर्तमान पक्ष। ये बिहारी कहाँ पहुंचे थे? मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, ब्रिटिश गायना, फिजी, तो मजदूरी करने गए थे ना। अब कमला प्रसाद विशेषकर प्राइम मिनिस्टर है ना, जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है ना, तो ये बिहार की परंपरा है। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने काम किया, तो बाहर जाके काम करना है, यह बिहारियों की फितरत में है। जहां तक अभी का सवाल है, इसके भी दो कारण हैं। दादाजी मुंबई चले गए तो हम भी जाएंगे, पंजाब चले गए तो हम भी जाएंगे। तीसरा, बिहार में भी संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं, और मैं इस बात से, मेरी गंभीर आपत्ति है कि बिहारी खाली मजदूरी करता है। कितने अधिक संख्या में आईएएस आते हैं बताइए तो, कितनी बड़ी संख्या में साइंटिस्ट हैं, कितनी बड़ी संख्या में आईटी एक्सपर्ट्स हैं। एक बार मैं इन लोगों को कहूंगा, जरा, मैं सिलिकॉन वैली 2 बार गया हूं एज ए मिनिस्टर, मैं तो बिहारियों को देख के अवाक रह गया। तो कृपया करके अपनी राजनीति के लिए बिहार की छवि मत खराब करिए आप। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, बिहार के लोग बहुत समर्थवान हैं, क्षमतावान हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव हैं। तो इन लोगों में अगर राजेंद्र प्रसाद और जेपी की परंपरा, बाबू कुंवर सिंह की परंपरा और बाकी विद्वानों की परंपरा दिखाई नहीं पड़ती है, कितनी बड़ी संख्या में आईसीएस लोग बने हैं, आईएएस बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, तो कभी उनको देखें। अब बाकी कोई व्यक्ति 9th पास है तो उसको मजदूरी की बात दिखाई पड़ती है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। अब वो 9th पास वाली जो बात है, उनकी बहन तो डॉक्टर है ना। अब छोड़िए, मैं देखिए, मैंने बस एक कमेंट किया, मैं इससे अधिक नहीं करूंगा। बहन डॉक्टर है ना। मैं एक स्तर से आगे नहीं बढ़ता हूं। छोड़िए, कौन डॉक्टर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खैर उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस तो नहीं की, वो अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर, उनके बेटे पढ़ते हैं दून स्कूल में। अब कल प्रशांत किशोर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैंने कैंपेन ही ये चलाया है कि आप वोट डालने जाएं तो अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट डालने जाएं, कि आपके बच्चे के लिए क्या स्कूल है, क्या एजुकेशन है। सारे नेता जो बिहार के बड़े नेता हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो क्या बिहार में इतने सालों बाद भी ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को भी आप बिहार में पढ़ा पाएं? पहले मैं आपसे एक बात विनम्रता से कहूं, मैं शुद्ध सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। हाँ। मैं एक दिन भी अंग्रेजी मीडियम में नहीं गया। राजेंद्र नगर हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, पटना यूनिवर्सिटी से बहुत लोगों ने किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बिहार के लोग अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर एक क्लर्क भी चाहता है कि मेरी बेटी दिल्ली में आके पढ़े या मुंबई में आईआईटी में पढ़े, तो आपको परेशानी क्या है? हमने उसका रास्ता क्या देखा? लड़ करके हम लोग पटना में आईआईटी ले आए कि नहीं? और जब मैं आईटी मिनिस्टर था तो मैं आपको बताऊं इस चैनल पर कि पटना में आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बहुत विकास हुआ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज वहाँ 12 मेडिकल कॉलेज खुले हैं कि नहीं खुले? हम लोग पटना में एम्स ले गए कि नहीं ले गए? दोनों चीज़ देखनी चाहिए। हाँ, वक्फ को लेकर के कूड़े में फेंकने की बात चल रही है कि हम सरकार में आएंगे तो बिल फाड़ कर फेंक देंगे। वक्फ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस पूरे चुनाव में। तेजस्वी यादव ने पूरा कैंपेन चला दिया है वक्फ के खिलाफ। देखिए, मैं आपसे 2 बात कहना चाहूंगा। जब भी मुस्लिम समाज में सुधार की कोई भी बात होती है तो ये खड़े हो जाते हैं। अच्छा करती हैं आप, वो बताती हैं कि देश के लॉ मिनिस्टर के रूप में 3 तलाक का बिल मैं ही लेके आया था। हाँ, जिसने महिलाओं को एम्पावर किया। कितना विरोध किया था इन लोगों ने, याद है ना आपको? जब शाहबानों का विषय आया था, कितना विरोध किया था इन लोगों ने? एक बूढ़ी महिला को 125 रुपये मेंटेनेंस मिले थे बस, याद है ना आपको? पर तूफान खड़ा कर दिया। अब ये कर रहे हैं। वक्फ की कहानी क्या है?
वक्फ एक धार्मिक संस्था नहीं है, वक्फ एक लीगल बॉडी है जिसमें जो वाकिफ होता है कि भाई मेरी ये संपत्ति है, ये समाज के काम में आए, और एक होते हैं मुतवल्ली, जिसको कहते हैं मैनेजर। मुतवल्ली का काम है कि वाकिफ की इच्छा के मुताबिक ये काम हो रहा है कि नहीं। तो मुतवल्ली साहब वो कर रहे हैं कि जमीन को मार रहे हैं, ये देखने का अधिकार नहीं है क्या? मेरे अपने कंस्टिट्यूंसी में पटना में एक तालाब है सरकारी जमीन, जहाँ लोग अर्घ देते हैं छठ में, वो कहते हैं हमारा वक्फ है। अब छोड़िए उसको, यहाँ तो करें, राष्ट्रपति भवन वक्फ है, संसद भवन वक्फ है। अब दूरदर्शन का स्टूडियो बचा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, इस पर भी तो क्लेम कर ही देंगे। अभी तक तो बचा हुआ है कि हमारे मुगल खानदान के लोग आए थे तो यहाँ नमाज अदा करते थे। नॉनसेंस, क्या मतलब है इसका? क्या पिछड़ों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिलनी चाहिए क्या? महिलाएं आती है तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये वो उठाएंगे बात तो हम जवाब देंगे। पिछली बार आपने एक स्लोगन दिया, सूट बूट की सरकार, जो बड़ा वायरल हुआ, पूरा कैंपेन चला। इस बार आपने बिहार में नमाजवादी कह दिया है। ये जो भाषा है, फिर यही आरोप लगते हैं कि बीजेपी जब भी चुनाव आते हैं तो एक तरीके से दो धड़े में चुनाव को ले जाती है, एक तरफ नमाजवादी, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता। देखो राजनीति में चुनाव के वक्त तो चलता है ना, आप लोग भी तो आती है ना, जुमला है ना, सब चलता है। ये जुमला है तो बस चलने दो। मैं जरा अपने ऑडियंस, क्योंकि इतने सारे युवा बैठे हैं, इनके पास जाऊं, लेकिन एक सवाल आपसे कि इस बार तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार से बेदखल कर दिया है। वो अलग ताल ठोक रहे हैं मैदान में और कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आरजेडी की पोल पर पोल खोल रहे हैं। आपको लगता है ये सिर्फ एक गिमिक है या फिर वाकई में इसका असर आपके कैंपेन पर पड़ेगा? क्योंकि परिवारवाद जिसकी आप बात करते थे उसमें तो फूट पड़ गई है। देखिए पहली बात मैं कहूँगा, सामान्यतः हम परिवार पर नहीं बोलते। अभी उनके आपस की कशमकश है, वो मैं नहीं बोलूँगा। अगर वो मैदान में आए, उनका स्वागत है, देखा जाएगा अब कौन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उनके कुछ कमेंट बड़े जोरदार होते हैं, तो वो भी एक जुमला बनेगा चुनाव प्रचार में। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो एकदम रिटायरमेंट के एज में पहुंच चुके हैं। उनकी स्थिति के बारे में लगातार कैंपेन में सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे या बीजेपी के पास कोई और विकल्प है इस वक्त? देखिए नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे, पहली बात इसको साफ किया गया है। नीतीश कुमार के बारे में आप इतना बोलती हैं, आपका अधिकार बोलने का है। वो कितना बिहार में दौरा कर रहे हैं देखिए तो, अभी पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, कई बार मैं उनके साथ यात्रा में रहा हूँ। तो ठीक है, उम्र का कुछ असर पड़ता है, लेकिन इसको लेकर के हेल्थ के बारे में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। वो काफ़ी क्या, और एक बात कभी नहीं भूलिए, नीतीश जी का एक बेस भी है, गरीबों का, अति पिछड़ों का, तो उनसे जुड़ते हैं। नरेंद्र मोदी से भी जुड़ते हैं, एनडीए से जुड़ते हैं। तो नीतीश जी मजबूरी तो नहीं है ना, वोट बैंक है इसलिए मजबूरी है। नीतीश जी को हम लोगों ने उनको वोट नेता बनाया था 2005 में। देखिए अगर हम लोग का रिश्ता इतना पुराना है तो आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे बता दीजिए। मैं थोड़ा आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए राजनीति में रिश्ते बनते हैं और बिखर जाते हैं। एक दो बार के छोड़ के अगर हमारा रिश्ता चल रहा है 20 साल से, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैम? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनडीए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी रिश्तों को निभाना जानते हैं। और वो लोग भी समझ गए हैं कि बाकी तो, अब आप देखिए वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, देवे गौड़ा की सरकार, मिले बने बिगड़े बिफरे, वो नहीं होता यहाँ पर, तो उसको स्वीकारना चाहिए। ऑडियंस से जरा जल्दी से सवाल ले लेते हैं। आपने बताया है कि लोग दिल्ली मुंबई भेजना चाहते हैं शिक्षा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बिहार की बात करें तो बिहार में पेपर लीक की बात होती है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की स्थिति आपको पता होगी कि कितने शिक्षक आते हैं, कितने बहाली होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे कैसे हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी बिहार में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है ना स्कूल के लिए, हम लोग देखते हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारा जा रहा है। मैं तुमसे इतना ही एग्री करता हूँ कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है, और वो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई कि नहीं आ गई? बिहार में IIM आ गया कि नहीं गया? मैं बताओ, बिहार में 12 मेडिकल कॉलेज हो गए कि नहीं हो गए? तो ये भी अपने आप में देखना चाहिए। दोनों बातें हैं, और बिहार का जो
पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, वो एक वर्ल्ड लेवल की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो सारी बातें हो रही हैं और काम करने की ज़रूरत है, करेंगे, इतना वादा है। मेरा सवाल ये है कि महिला सुरक्षा की बात की जाए तो बिहार के कई गांव में महिला खुद को सुरक्षित नहीं मानती है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? महिला की सुरक्षा बहुत ज़रूरी। आपको मालूम है बिहार पुलिस में कितनी महिलाओं की भर्ती हुई है? इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में, जो अच्छा काम कर, रिकॉर्ड भर्ती हुई है, आप जान लीजिए। तो उसका एक ये भी पक्ष है। अब जो एक इंडिविजुअल केसेस होते हैं, कहीं दहेज की बात होती है, कहीं बाकी बातें होती हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती भी है और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन बिहार की बेटियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आपको मालूम है ना कि ये जो राफेल की पायलट है, इसमें एक पायलट आपको दरभंगा की, आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना आपको, तो उसका भी जिक्र करना चाहिए था। तो कई बदलाव हो रहे हैं, अच्छी बात है और करने की ज़रूरत। चुनौती तेजस्वी यादव है, तेजस्वी राहुल की जोड़ी है, लालू प्रसाद यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, या चुनौती जनता है? नहीं, जनता नहीं। देखिए, जनता सिर आंखों पे। चुनौती किससे किसकी है आप तय करिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी और एनडीए पावर में आएगा। ना आप मुझसे सीधा पूछ रही हैं तो टकराहट या लड़ाई या प्रतिद्वंद्विता एनडीए बनाम महागठबंधन, तेजस्वी यादव एंड आरजेडी, कांग्रेस पार्टी कहाँ है वहाँ पर? राहुल गांधी भी यात्रा करने वाले हैं अभी। और वो तो काफ़ी यात्राएं करते हैं, करने दीजिए, और काफ़ी बोलते भी हैं। एक तो उनका भाषण सुना ही हमने। आपकी अनुमति से थोड़ा मैं व्यंग कर दूं उन पर? बिल्कुल, अधिकार है, देंगे आप? मित्रों, एक बार राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे संविधान पर, तो मुझे उनके बाद बोलना था। तो उन्होंने कहा कि 5-6 साल में व्यक्ति नौजवान बन जाता है। तो हम लोग अवाक रह गए कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा तपस्या करने से गर्मी आती है। फिर मेरा टर्न आया तो हमने कहा कि आज तो श्रीमान राहुल गांधी के मुखार बिंदु से ऐसी ज्ञान की गंगा मैं देख रहा था कि मेरा बिल्कुल लगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? हमने कहा था वहाँ से कि जो तपस्वी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर से साक्षात्कार के लिए उनकी आत्मा रो रही होगी कि विपक्ष का नेता क्या करे, तपस्या से गर्मी आती है। तो वैसे ही कुछ गर्मी करेंगे बिहार में, उसका जवाब दिया जाएगा, चिंता मत करिए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे इस खास बातचीत के लिए। और हमेशा आप इसी तरह बेबाक बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आपके साथ इसी तरह की और भी मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।